आज का हमारा टॉपिक होगा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक, ठीक है। और इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आपको क्रांति नज़र आएगा। किसके किसके बीच में? सेक्युलर सोसाइटी के बीचों में और कंजर्वेटिव के बीचों में, है ना। क्योंकि पिछले वाले क्लास तक आप लोगों ने ये पढ़ रखा है। अच्छा, थोड़ा सा यदि हम याद दिलवाना चाहें कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ताकि हमको आगे कनेक्ट करने में आसानी हो जाए, है ना। अभी तक आपने ये पढ़ा कि कंजर्वेटिव लोगों ने मिलकर आपस में ट्रीटी ऑफ वियना के तहत, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था, 4 पावर आपस में मिला और चारों ने क्या किया, कंजर्वेटिव को बढ़ावा दिया, है ना। यानी कि जो नेपोलियन ने बदलाव किए थे, अच्छे अच्छे बदलाव, उनको बदल के दोबारा मोनार्की ला दिया उन्होंने, है ना। ये पहला उन्होंने किया। इसके साथ ही साथ बगल बगल से तैयार कौन हो रहा था? तैयार हो रहा था हमारा जीसीपी मैजिनिका सेक्रेट सोसाइटी, है ना। अब कंजर्वेटिव चाहते थे मोनार्की को, जो कि उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। नेपोलियन के सारे बदलाव को हटा के उन्होंने मोनार्की ला दिया था। लेकिन जीसीपी मैजिनी का जो सोसाइटी था वो क्या चाह रहा था? डेमोक्रेसी चाह रहा था, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब आज़ादी चाह रहा था, इन सभी चीज़ों से छुटकारा चाह रहा था। यानी कि साइड बाय साइड हमारा जीसीपी मैजिनी का जो सोसाइटी था, सेक्रेट सोसाइटी, वो भी लगातार बन रहा था, आगे बढ़ रहा था। अब दोनों का विचार अलग है। कंजर्वेटिव कुछ और सोच रहा है, जीसीपी मैजिनी कुछ और सोच रहा है ना। अब इन्हीं दोनों का जो विचार है अलग अलग आपस में टकराएगा। क्या टकराएगा? विचार टकराने वाला है। अब जब विचार टकराएंगे तो लोग भी आपस में टकराएंगे। तो अभी आपको ये समझ के चलना है कि जो भी नेपोलियन ने बदलाव किए थे ट्रीटी ऑफ वियना के तहत उनको ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि जो पहले सिस्टम था नेपोलियन के आने के पहले, वही बदलाव ला लिया। यानी कि इन सिंपल वर्ड मोनार्की दोबारा ला दिया गया था, ठीक है। चलिए इसी के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution. जैसे जैसे कंजर्वेटिव अपने पावर को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सेक्रेट सोसाइटी के तहत लिबरल लोग यानी कि आज़ाद लोग भी अपने अपने पावर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, है ना। जीसीपी मैजिनी के साथ साथ उसके साथ जो भी आपस में लोग जुड़े हुए थे, वो सभी लोग आपस में मिलजुल के कंजर्वेटिव के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दीज रेवोल्यूशंस वेयर लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास अमॉन्ग whom were professors, school teachers, clerk and members of the commercial middle class। और ये जो अब धीरे धीरे षड्यंत्र रच रहा था सेक्रेट सोसाइटी वाला, इन सेक्रेट सोसाइटी में मेनली मिडिल क्लास हुआ करते थे, है ना। मेनली मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, यही सब हुआ करते थे। हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन, यही सब लोग हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे साफ साफ सेक्रेट सोसाइटी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सेक्रेट सोसाइटी के लोग ही आपस में मिलजुल के इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, और इसके पास जो भी होगा लड़ाई झगड़ा नोक झोंक जो भी होने वाला हाथापाई, वही लोग करने वाले हैं। समझ गए बात को? तो सेक्रेट सोसाइटी यानी कि मिडिल क्लास वाले लोगों में कौन कौन थे हमारे? क्लर्क, है ना, स्कूल टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, यही सब थे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये लोग भी आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, और कंजर्वेटिव भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। देखते हैं कहाँ तक आगे बढ़ता है, दोनों में लड़ाई होता है कि नहीं होता है। द फर्स्ट अपहीवल का मतलब होता है ग्रेट एंड सडन चेंज, है ना। कुछ ऐसा बदलाव जो कि तुरंत होगा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव होगा, है ना। तो पहला बदलाव हमको कब देखने को मिला? फ्रांस में देखने को मिला, वो भी जुलाई 1830 में। अब ये एक बदलाव क्या था, है ना, देखते हैं इसके बारे में क्या था बदलाव। देखिए बदलाव ये था, द बोर्बन किंग who had been restored to power after the Vienna Congress by the conservative were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe as its head। याद कीजिए, ट्रीटी ऑफ वियना के तहत बोर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया था ना, है ना, यानी कि दोबारा उसको पावर में लाया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेक्रेट सोसाइटी वाले लोगों ने क्या किया, हटा दिया उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और वहाँ पे क्या लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया। यानी कि मोनार्की तो होंगे, राजा वाला सिस्टम तो होगा, लेकिन वहाँ पे एक संविधान रहेगा, उसी के दायरे में आपको काम करना पड़ेगा। और उसको वहाँ पे फिर उनको हेड किसको बनाया गया? लुइस फिलिप। समझ में आ गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद दूसरा क्या बदलाव आया? दूसरा है द जुलाई रेवोल्यूशन
sparked an uprising in Brussels which lead to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। और याद कीजिए हमने आपको पहले बताया था कि बेल्जियम किस में इंक्लूड हो गया था, नेदरलैंड में, उसको भी अलग कर दिया गया। यानी कि जो भी ट्रीटी ऑफ वियना में बदलाव किए गए थे सेक्रेट सोसाइटी वाले लोगों ने दोबारा उसको बर्बाद कर दिया। समझ रहे बात को, ये बदलाव इनको पसंद नहीं आया। आगे ये हो गया। उसके बाद अच्छा यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है, क्योंकि जुलाई में ही हुआ था, जुलाई 1830 में हुआ था, है ना, इसीलिए यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन कहा गया है। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटरनिक वंस रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत फनी स्टेटमेंट है। समझ रहे बात को, इसको ध्यान से पढ़िएगा ना, आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा ये मेटरनिक कौन था, जो ट्रीटी ऑफ वेनिस लीड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मेटरनिक वही था जो कि ट्रीटी ऑफ वियना को लीड कर रहा था, ड्यूक मेटरनिक। तो मेटरनिक ने क्या कहा था, सबसे पहले जीसीपी मजनी के बारे में कहा था कि ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है ना। दूसरी बात यहाँ पे मेटरनिक का क्या स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट आया कि जब फ्रांस छिकता है ना तो पूरे जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को ठंडा पकड़ लेता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट था, इसलिए इस स्टेटमेंट कहा गया क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस जो उस समय पे बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा था यूरोप को आज़ादी दिलवाने में। समझ रहे बात को, वहाँ पे एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फ्रांस जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा था। समझ रहे बात को, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इनका जो स्टेटमेंट कहा गया था बिल्कुल सही कहा गया था, क्योंकि फ्रांस में कोई एक एक्शन लिया जाता था पूरे यूरोप पे उसका घटना देखने को मिलता था, है ना। इसीलिए कहा गया कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो मेटरनिक ने कहा था, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ से आपने ये सीख लिया कि किस प्रकार से जो हमारा एज है रेवोल्यूशन का वो आगे बढ़ रहा है। यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेक्रेट सोसाइटी यानी कि जो हमारे जीसीपी मजनी के द्वारा जो सेक्रेट सोसाइटी बनाया गया था, उसके अलावा भी और जो अलग अलग सेक्रेट सोसाइटी थे वो सभी लोग आपस में मिलके कंजर्वेटिव के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे थे, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हमारा है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।